जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हॉस्टल वार्डन से संबंधित छत्तीसगढ़ और भारत का जीके से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि व्यापम के द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है आने वाले समय में आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले भी हम लोग आपको छत्तीसगढ़ और भारत से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू का एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको भी जरूर से देखिएगा। चलिए, तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम लोग जो भी वीडियो लाएं उसका जो है नोटिफिकेशन आपको समय के साथ में मिलता रहे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज का आपका, लामनी पार्क के संबंध में असत्य कौन सा है उसको हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए अब पहला क्या दिया है इसमें, स्थित है कहाँ, जगदलपुर बस्तर में। ठीक है, दूसरा संबंधित है, यह एक स्नेक पार्क है, तो किससे संबंधित है बोल रहा है, स्नेक पार्क से। अब तीसरा क्या बोल रहा है, संरक्षण करता है ये राज्य के सबसे बड़ा पक्षी विहार होगा। ठीक है, तो किसका संरक्षण करेगा, पक्षियों का। अब ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका सही आंसर क्या है आप लोग बताएंगे कमेंट करके, मैं आपको बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। तो असत्य इसमें से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्नेक पार्क नहीं है, ये आपका क्या होगा, पक्षी विहार होगा। यहाँ पे पक्षियों का संरक्षण किया जाएगा, बाकी जो कथन है वो सभी सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कन्हार मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब पहला कथन क्या है, जिसमें प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, गहरी चिकनी मिट्टी है, तो पहला सही है, दूसरा भी सही है, चिकनी मिट्टी है गहरी। और तीसरा क्या है, जीवाश्म अधिकता के साथ इसमें चीका की मात्रा 50% से 55% तक होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है आपका। चौथा क्या है, क्षारीय प्रकृति के साथ इसकी जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये भी आपका सही है। तो चारों कथन इसमें सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग पॉज करके अपना आंसर देते जाएंगे। ठीक है, मैं पॉज करूंगा तो आपका यहाँ पे होगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा वीडियो में, इसलिए आप लोग इसको पॉज करते जाएंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपको दिया गया है चार, यहाँ पे क्या है जी, अभ्यारण्य का नाम दिया गया है छत्तीसगढ़ के, और उसको क्षेत्रफल के आधार पर क्या करना है, जमाना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले आपको छोटे को रखना है, फिर उसके बाद छोटे के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद बड़े को रखना है। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं इसमें। तो बढ़ते क्रम में देखेंगे हम लोग, तो इसको आप लोग आंसर देंगे, मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। तो सबसे इसमें जो बड़ा है वो आपका है कौन सा, ऑप्शन नंबर ये जो सी है ये सही है। ठीक है, इसमें जो है भूरम देव जो है ये सबसे छोटा है। ठीक है, तो छोटा को सबसे पहले रखना है, तो भूरम देव आएगा, फिर उसके बाद में आपका उदंती आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका कौन सा आएगा, पामेड़ आएगा, इसके बाद में आपका आएगा क्या, गोमर्दा। ठीक है, तो ये चारों आपके क्या, इसका ऐसा सही क्रम है। ठीक है ना, छोटे से बड़े में। तो देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों के आधार पर विकल्प का चयन करें। तो देखिए अब इसमें आपका पहला कथन क्या है, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। दूसरा कथन है, छत्तीसगढ़ में औसत वार्षिक वर्षा 1300 से 1325 mm होती है, mm मतलब मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर होती है। तो देखिए इसको आप लोग आंसर देंगे, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, एक और दो दोनों सत्य है। तो कौन सा है जी, इसमें एक और दो दोनों सत्य है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सत्य है। दोनों कथन क्या है आपके, सत्य है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बारनावा पार अभ्यारण्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब तीन कथन दिया है, तो तीन कथन को पढ़ते हैं। क्या है, यह अभ्यारण्य बलौदाबाजार जिले में स्थित है। दूसरा क्या है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तीसरा क्या है, बलमदई नदी इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए आप लोग इसका आंसर देंगे, मैं सही आंसर इसका बता रहा हूं। तो इसका सही आंसर होगा आपका पहला सही है, बलौदाबाजार जिला में है, और बलमदई नदी जो है इस अभ्यारण्य से होकर के गुजरती है। ठीक है, और जो ये दूसरा है ये आपका गलत है। सबसे छोटा आपका कौन सा है जी, तो जो जसपुर में आपका अभ्यारण्य है कौन सा, बादलखोल, ये आपका सबसे छोटा अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, इस बादलखोल का आपका एरिया कितना है, तो 105 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या है, विस्तृत है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखकर चलेंगे। तो आंसर क्या होगा, एक और तीन सत्य है, दो असत्य। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वायुमंडल के स्तरों को ऊपर से नीचे क्रम में जमाएं। देखिए यहाँ पे आपका वायु जो मंडल है उसका क्या दिया है कि यहाँ पे उसका जो स्तर रहता है, ठीक है, जो लेवल रहता है उसको यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, तो इसको आपको जमाना है कैसे, ऊपर से नीचे। यदि आपका वायुमंडल आप लोग का ये क्या है जी, धरती का ये क्या है, ये जमीन है। ठीक है, तो आप लोग ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडल में, तो ऊपर से नीचे आपको जमाना है। ठीक है, ऐसे ऊपर से नीचे आना है। तो ऊपर सबसे ऊपर कौन सा आएगा, फिर उसके नीचे में कौन आएगा, फिर ऐसे करके आपको ऐसे आते जाना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है, सही आंसर वो आपको हमको बताना है कमेंट सेक्शन में, और हम लोग इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बहिर्मंडल सबसे ऊपर में रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है आयोनोस्फीयर, जिसे क्या बोला जाता है, आयन मंडल। फिर उसके बाद बीच में आता है क्या, मध्य मंडल। ठीक है, बीच में रहता है इसलिए मध्य मंडल। फिर उसके बाद में आता है आपका समताप मंडल। फिर जो सबसे मतलब पृथ्वी के जो सबसे निकट है उसे क्या बोला जाता है जी, तो क्षोभ मंडल। ठीक है, तो इसका सही जो है आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, फिर उसके बाद में आएगा सबसे नीचे क्षोभ मंडल। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव स्थित हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है चार, इसमें से सही आंसर आपको बताना है। हम लोग इसका सही आंसर आपको बता रहे हैं, कौन सा है इसका सही आंसर जी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो खंभात की खाड़ी में जो है दमन और दीव स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यदि आप लोग भारत का मैप बनाएंगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ऐसे करके ऐसे
ये आपका भारत का मैप। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है जी, दमन और दीव स्थित है। और ये जो है आपका ये इलाका, ये क्या कहलाता है आपका, खंभात की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दमन और दीव स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, खंभात की खाड़ी इसका आंसर होगा। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्या है, कथन पहला क्या दिया है, ब्लड ग्रुप की खोज विलियम हार्वे ने की, और दूसरा क्या बोल रहा है, रक्त परिसंचरण की खोज कार्ल टिनर ने की, ठीक है। तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है, हम आपको इसका सही आंसर बता रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है जी, आपका ऑप्शन नंबर डी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, दोनों आपका ये क्या है जी, गलत है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया और जो है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो इसको आपको हमको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसको आप लोग बताएंगे ताकि आपको ये याद रहे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्या है, भारतीय दर्शन के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये भारत लेवल का क्वेश्चन चल रहा है इधर। तो देखिए पहला कथन क्या है, असत्कार्यवाद सांख्य दर्शन से संबंधित है। दूसरा कथन क्या है, सत्कार्यवाद न्याय दर्शन से संबंधित है। तो इसमें जो है आपका कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, उसको आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला कथन जो है वो गलत है, दूसरा कथन भी आपका क्या है, गलत है। तो दोनों कथन आपके क्या है जी, असत्य हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या कि असत्कार्यवाद जो है कौन से दर्शन से संबंधित है और सत्कार्यवाद कौन से दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा जी, आपका जो सत्कार्यवाद है आपका वो किससे संबंधित है, सांख्य दर्शन से, और असत्कार्यवाद आपका न्याय दर्शन से संबंधित है। तो ये दोनों उल्टा दिया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दोनों असत्य हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्या है जी, भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार किस विदेशी आक्रमण का प्रभाव था। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो आप लोग हमको देख लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हम लोग इसका आपका सही आंसर बता रहे हैं, क्या है जी इसका सही आंसर आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा आपका, ईरानी आक्रमण जो है खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार का प्रभाव होता है, ठीक है ना। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार किस विदेशी आक्रमण के प्रभाव से था, तो ईरानी आक्रमण से, ठीक है। तो ईरानी के लोग जैसे भी ईरान के लोग आक्रमण करते हैं उसके बाद आपके भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार चालू हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण में शामिल नहीं है। तो देखिए ये जो दिया गया है 6 यहाँ पे, इनमें से किसका प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है, तो उसको हमको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जो चौथा है लोहा, इसका साक्ष्य जो है हमको सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलता है। बाकी जो है बंदरगाह का, बाजार का, जल निकासी प्रणाली का, नगर का और कृषि के साक्ष्य, ये सब हमको वहां से प्राप्त होते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांग योग के अंगों का सही क्रम क्या है, ठीक है। तो सही क्रम आपको इसका बताना है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो 1 फिर आएगा क्या, 3 फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद 5 फिर उसके बाद 4। तो नियम पहले आता है, ठीक है। नियम क्या आएगा, पहले आएगा, नियम आपका पहले आएगा, फिर उसके बाद आपका क्या आएगा जी, 3 नंबर आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम, फिर उसके बाद प्रत्याहार और उसके बाद ध्यान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए यहाँ पे जो है 4 क्या दिया गया है, कथन दिया गया है, इनमें से आपका सत्य कौन सा है उसको आपको बताना है। तो पहला जो है आपका क्या है, समाज जो है पितृसत्तात्मक था ऋग्वैदिक काल में, ये सही है कि गलत वो आपको बताना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अतिथि को गोहन्या कहते थे। तीसरा क्या है, राजा का चुनाव सभा करती थी। चौथा क्या है, दाह संस्कार का प्रचलन नहीं था। तो इसमें जो है आपका सत्य कथन कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 जो है दोनों सत्य हैं, बाकी जो है असत्य हैं। तो कौन कौन सा सत्य हो गया इसमें, समाज पितृसत्तात्मक था और अतिथि को गोहन्या कहते थे, ठीक है। बाकी जो राजा का चुनाव सभा नहीं करती थी और दाह संस्कार का प्रचलन भी इस समय नहीं था, ठीक है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के वंशों का काल क्रमानुसार सही क्रम है। तो देखिए इसको आपको सब सही जमाना है, ठीक है। पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, इसको जमाना है। तो देखिए सबसे पहले तो सब में गुलाम दिया हुआ है, मतलब कि गुलाम जो है सबसे पहले आया, तो गुलाम वंश आता है। फिर उसके बाद कौन सा वंश आता है जी, तो उसके बाद आपका आता है कौन सा, खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बाद में फिर आपका क्या आता है, तुगलक वंश। फिर तुगलक के बाद में आपका आता है सैयद, फिर लोदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और न्यूज देना चाहता हूं कि आप लोग जो है जो छात्रावास अधीक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो आपके दोस्त लोग कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचा दीजिएगा इस न्यूज को, कि हम लोग जो है अब क्या करने वाले हैं, कंप्यूटर का भी एक टेस्ट सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और उस 40 क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा। क्यों, क्योंकि कंप्यूटर का जो है 30 क्वेश्चन क्या रहता है पूरा इस समय छात्रावास अधीक्षक में आने वाला है। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो है क्या हो जाएगा, आपका कंप्यूटर एकदम तैयारी हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोग इसमें कवर करेंगे और एक टेस्ट सीरीज में कुल 40 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको आपके दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचा दीजिए। और यदि आप लोग भी इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपके सीजी पुलिस में भी आपका जो है ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कंप्यूटर का। तो आप लोग इससे भी क्या कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बौद्ध धर्म पतन में कौन सा कारण सत्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा कारण सत्य नहीं है बोल रहा है, ठीक है। सत्य नहीं है मतलब, सत्य नहीं मतलब वो क्या होगा जी, असत्य होगा। तो इनमें से कौन सा असत्य है उसको हमको बताना है, ठीक है। तो असत्य बताना है,
मतलब सत्य को हमको नहीं बताना है। तो देखिए सबसे पहला क्या बोल रहा है, स्त्रियों का प्रवेश, ये बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना था, ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं की विलासतापूर्ण जीवन, ये भी उनका कारण बना था। फिर उसके बाद पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत को अपनाना, ये भी उसका कारण बना था। फिर राजकीय संरक्षण का अंत, ये भी उसका कारण बना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3 4 सभी सत्य हैं, तो ये सत्य नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, दिल्ली का प्रथम शासक किसे कहा जाता है। तो इसमें जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें से आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो किसे जो है दिल्ली का प्रथम शासक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। हालांकि ये जो है कभी दिल्ली आया ही नहीं था, क्यों, क्योंकि इसको जो है डर था अपने प्राणों का, ठीक है ना। इसको जो है ना, इसके जो दोस्त लोग थे वही इनको मारना चाहते थे, ठीक है जी। तो ये दिल्ली आए ही नहीं थे, लेकिन ये दिल्ली के क्या थे, पहले शासक थे। तो दिल्ली के पहले शासक जो है गुलाम वंश में कौन रहा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहा था। लेकिन ये जो है लाहौर से ही अपना क्या चला रहा था, राजपाट चला रहा था, ये कभी भी यहाँ नहीं आया था दिल्ली, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था। तो देखिए इनमें जो दिया गया है, इनमें आपको सही आंसर बताना है। मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं इसका, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था, तो इल्तुतमिश को कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा जी, आप लोग बताएंगे। मैं आपको बता रहा हूं इसका सही आंसर जो होगा, ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है। ये जो है आपके महात्मा गांधी के क्या थे, गुरु थे, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को स्थापना किया था, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो देखिए इनमें से असत्य कौन सा है उसको हमको बताना है। तो 1875 में उन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है, दयानंद के विचार एवं चिंतन का प्रकाशन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में हुआ। तीसरा क्या है, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। चौथा क्या है, दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो इसमें आपको सत्य कथन जो है उसको छोड़ करके असत्य को पहचान करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, असत्य कथन बताना है। तो चलिए आंसर बताइए जी। तो मैं आपको इसको बता रहा हूँ आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, असत्य कथन। तो 1875 में इन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। तो कहाँ की थी वो आपको कमेंट करके बताना है, क्यों, क्योंकि 1877 में इन्होंने जो है अपना जो मुख्यालय है उसको कहाँ स्थापित किया था, लाहौर में किया था उसका मुख्यालय जो है। तो ये कथन यदि सत्य है तो ये जाहिर सी बात है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सत्य है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला बताते हैं क्वेश्चन। अगला क्या है जी आपका, यहाँ पर राजा राम मोहन राय के संदर्भ में विचार करें। तो देखिए पहला क्या है, उन्होंने आत्मीय सभा एवं ब्रह्म सभा की स्थापना की। दूसरा क्या है, उनके द्वारा लिखी कृति ऐश्वर्यवादियों को उपहार है। तीसरा क्या है, सती प्रथा विरोधी अभियान चलाया। चौथा क्या है, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो देखिए अब कूट क्या दिया है, कौन सा कथन सत्य है उसको आपको चयन करना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है आप लोग बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें जो है जितना भी दिया गया है ये सभी जो है राजा राम मोहन राय जी के संबंध में सत्य है, ठीक है ना। इन्होंने ही क्या किया था, आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा की स्थापना किया था, और जो है इन्हीं के द्वारा जो लिखी गई कृत है वो ऐश्वर्यवादियों को उपहार के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी जो क्या थी जी, भाभी थी, मतलब जो इनकी भैया की जो क्या थी, पत्नी थी, उनको जो है सती होना पड़ा, और उसके विरोध में इन्होंने क्या किया था, तो ये अभियान चलाया, सती विरोध का अभियान इन्होंने किया था, ठीक है। अब उसके बाद चौथा क्या है, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। तो ये चारों सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन चितवा डोंगरी नामक स्थल से प्राप्त शैल चित्रों के अध्ययन करता है। तो इसका आपका सही आंसर आप लोग हमको बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, देख लीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका क्या जी, भगवान दास बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, पूर्व पाषाणकालीन स्थल सिंघनपुर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सॉरी पहला कथन क्या है, इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका भी कहा जाता है। दूसरा है सिंघनपुर की गुफा एक दक्षिणामुखी गुफा है। तीसरा है भगवान दास बघेल ने इन गुफा चित्रों का अध्ययन किया था। चौथा है गुफा के शैलाश्रयों को सर्वप्रथम 1910 में एंडरसन ने खोजा था। तो इसमें देखिए 1, 2 और 4 मतलब ए, बी और डी सही है। आपको असत्य पूछा है, तो असत्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। भगवान दास बघेल ने इन गुफा चित्रों का अध्ययन नहीं किया था। तो किसने किया था, तो अमरनाथ दत्त जी ने क्या किया था, इसका अध्ययन किया था। किसने, अमरनाथ दत्त जी ने इसका अध्ययन किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। मतलब असत्य के हिसाब से यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता का साक्ष्य छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है, ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी का वर्णन नहीं है। तीसरा क्या है, उत्तर वैदिक काल में विंध्याचल पर्वत का उल्लेख मिलता है। तो देखिए अब इसमें क्या दिया है ऑप्शन, केवल एक कथन सत्य है, 2 और 3 असत्य है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है चारों ऑप्शन को पढ़ के। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 1, 2, 3 तीनों क्या है जी, सत्य है। हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो साक्ष्य है वो जो है ऋग्वेदिक में नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलता। और पहला क्या बोल रहा है, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता का साक्ष्य जो है छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। और उत्तर वैदिक काल जो है, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, ऋग्वेदिक काल के बाद में आपका क्या आता है, उत्तर वैदिक काल। तो इसमें जो है विंध्याचल पर्वत
का क्या मिलता है जी, वर्णन आपको मिलता है। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों क्या है आपके सत्य कथन है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला आपका क्या है क्वेश्चन, अगला है यहाँ पे राजऋषि तुल्य वंश के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कथन, उसको आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है ना, तो देखिए संस्थापक कौन था इसका, सूरा था। अन्य नाम इसको और क्या बोला जाता है, राजऋषि तुल्य को अमरार्य कुल। तीसरा क्या बोल रहा है, उपाधि जो है ये लोग राजयोगी की धारण करते थे। प्रमाण इसका कहां से मिलता है, तो राजिम ताम्रपत्र भीमसेन द्वारा जो लिखा गया था द्वितीय द्वारा वो है बोल रहा है। और पांचवा क्या बोल रहा है, राजमुद्रा में सिंह का अंकन होता था। तो देखिए इसमें आपका जो सही कौन कौन सा है, तो आपका जो संस्थापक था इसका वो कौन था, सूरा था। इसका उपाधि जो था वो राज योगी था। ठीक है, राज्य योगी था। और इसका जो राजमुद्रा था उसमें सिंह का अंकन मिलता था। तो 1 3 5 आपका सही है, 3 और 4 आपका क्या है, गलत है। तो देखिए कौन सा 1 3 5 सही है और 2 और 4 जी, 2 और 4 आपका क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कर रहे हैं ना अपने रफ कॉपी में, ठीक है, करते रहिए उसको। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 50 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यहाँ पे कथन 1 क्या दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना रायपुर में सुंदरलाल शर्मा ने वर्ष 1906 में किया। कथन 2 क्या है, सीएम ठक्कर कांग्रेस के सदस्य बनने वाले पहले छत्तीसगढ़िया रहे। तो देखिए इसका जो सही कथन है वो कौन सा है जी, तो कोई सा भी नहीं। दोनों कथन क्या है, गलत हैं। छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की स्थापना रायपुर में सीएम ठक्कर जी ने किया था 1906 में। और जो 1906 में ही सुंदरलाल शर्मा जी जो है यहाँ पे क्या किए थे, पहले सदस्य बने थे। पहले जो छत्तीसगढ़िया थे जो सदस्य बने थे वो कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं। ठीक है, जो कांग्रेस के पहले सदस्य बने। तो देखिए इसका जो है उल्टा यहाँ पे दिया, सीएम ठक्कर यदि यहाँ पे रहता सुंदरलाल शर्मा की जगह पर तो कथन 1 सही हो जाता, और सुंदरलाल शर्मा जी यदि यहाँ पे रहते कहाँ पे, सीएम ठक्कर जी की जगह पे, तो कथन 2 भी सही हो जाता। लेकिन दोनों यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, दोनों गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों गलत हैं, इसका आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, मंटोरा बाई, मुटकी बाई, फुटेनिया बाई का संबंध छत्तीसगढ़ में हुए किस आंदोलन से संबंध रहा है। ठीक है ना, तो इनका जो है संबंध कौन से आंदोलन से रहा है छत्तीसगढ़ के, तो उसको आपको बताना है। चलिए आप लोग इसका बता दिए होंगे, आपको आशा करता हूं कि आप लोग इसका सही आंसर बता रहे होंगे। देखिए इसका सही आंसर जो है आपका क्या होगा, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन से ये लोग क्या है जी, संबंध रखते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, मई 1921 रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के संबंध में सत्य कथन है। तो 1921 में रायपुर जिला में राजनीतिक सम्मेलन हुआ, उसके संबंध में आपको सत्य कथन यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है जी, पहला क्या बोल रहा है, स्वागत समिति अध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। दूसरा क्या बोल रहा है, डिप्टी कमिश्नर क्लार्क व पुलिस कप्तान जॉन्स ने बिना पास के प्रवेश करने के कारण रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए इसमें जो है आपका कौन सा सही है जी, आप लोग हमको बताएंगे। इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला कथन भी सत्य है। स्वागत समिति जो अध्यक्ष थे वो कौन से थे जी, कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। इन्होंने क्या किया था, जो डिप्टी कमिश्नर क्लार्क रहता है और पुलिस कप्तान जॉन्स जो रहता है, इन दोनों को जो है ना बिना मतलब पास के, मतलब ये लोग क्या नहीं लिए थे जी, टिकट नहीं लिए थे अंदर घुसने के लिए, तो उनको जो है ना प्रवेश करने नहीं दिया था इनको। तो इन्होंने क्या किया, पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे जो है ना धरना प्रदर्शन किया गया था। ठीक है जी, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये दोनों जो है सत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी, भारूपीय भाषा की परिवार है, मतलब परिवार से बिलोंग करता है। कौन सा जी, हिंदी भाषा। तो कौन से भाषा परिवार से है, तो भारूपीय भाषा परिवार से बिलोंग करता है हिंदी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी होगा, 4 लिखा गया है, डी इसका सही आंसर होगा। देखिए भारूपीय मतलब क्या जी, भारतीय और यूरोपीय। ठीक है, तो भारतीय और यूरोपीय दोनों का क्या है, मिश्रण है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, भारूपीय बोला जाता है, यूरोपीय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये किस परिवार की भाषा है, हिंदी, तो भारूपीय भाषा है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्या है, खटिया टोरना का अर्थ बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया उसको एक बार देख लीजिए। खटिया टोरना का अर्थ क्या होता है, बीमार होना, चारपाई पर पड़े रहना, जबरदस्ती दुश्मनी बढ़ाना, निश्चित होकर आराम करना। तो देखिए इसमें जो है इसका सही आंसर क्या होगा आपका, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा जी आपका, चारपाई पर पड़े रहना। ठीक है, तो खटिया टोरना का अर्थ ही होता है कि कुछ भी ना करना और क्या करना, खाली पड़े रहना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो दिया गया उसमें से चारपाई पर पड़े रहना, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी भाषा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी के विकास के क्रम में सत्य कथन का चयन करें। तो देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास कैसे हुआ है, तो सबसे पहले आपका क्या आता है जी, तो प्राकृत आया, जो दिया गया इसमें से आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्राकृत आया, फिर उसमें से क्या आया आपका अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश से अर्धमागधी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, फिर पूर्वी हिंदी के बाद आपका छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ से छत्तीसगढ़ी भाषा का क्या हुआ है, उद्गम हुआ है ऐसे करके। ठीक है ना जी, तो ये सही क्रम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पे, तो अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। तो देखिए भारतीय संविधान में आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा, उसमें क्या कहा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऐसा करके दिया है पहला लाइन। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
डी प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य। ठीक है, तो ये आपको इसका आंसर होगा। इसमें जो है आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में धर्मनिरपेक्ष कहीं पे भी नहीं बोला गया है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष बोला गया है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? तो देखिए संविधान सभा जो है उसने राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा तिरंगा है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, क्या जी? तिरंगा। ठीक है जी, तो तिरंगा है आपका राष्ट्रीय ध्वज, तो इसको जो है कब संविधान सभा ने क्या किया था? आपका स्वीकार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को जो है संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो आप लोग जान रहे हैं कि जब भी हमारे, इसका आंसर आप लोग देंगे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं इसका आंसर क्या है। तो जब हमारे भारत का संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, बनाया जा रहा था जब, तो वहां में जो संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? 60 देश, लगभग 60 देश का जो है इन्होंने क्या किया? संविधान को पढ़ा और उसमें से कुछ लिया। तो उसी में जो है नीति निर्देशक का सिद्धांत जो है हमारे संविधान में, उसको किस देश से लिया गया है जी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत को, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन? तो कंप्यूटर का ALU यूनिट, तो इसमें से आपको देखिए ALU यूनिट के बारे में आपको बताना है सही क्या है। तो देखिए कंप्यूटर का आप लोग यदि हमारे वीडियो को देखे होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखे होंगे, वहां पे हमने इसको कराया था। ठीक है, तो कंप्यूटर का ALU यूनिट क्या क्या कर सकता है? आप लोग आंसर देंगे इसका। इसका आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी, वो जोड़ घटाव भी कर सकता है, ठीक है, और सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन भी कर सकता है, फिर तार्किक ऑपरेशन भी कर सकता है। अब ALU आया तो ALU का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, लॉजिकल यूनिट, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब अगला देखते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्यूटर शुरू करते समय खाली स्थान वायरस एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए कंप्यूटर को जब भी हम लोग शुरू करते हैं तो कौन सा वायरस यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है जी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस जो है, जब हम लोग कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो ये क्या होता है? आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, तो बूट सेक्टर वायरस क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये सब हमने अपने कंप्यूटर वाले वीडियो में कराया है, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाके देख लीजिए। उसका जो है ना हमने यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इस वीडियो के। तो चलिए आप लोग देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर में LCD मॉनिटर का आकार खाली स्थान है। तो देखिए LCD आप लोग जान ही रहे होंगे, जो आपके घर में जो टीवी रहता है वो क्या है जी? LCD टीवी है। ठीक है, तो वो टीवी का जो शेप रहता है वो कैसा रहता है? तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लैट रहता है। ठीक है, तो फ्लैट रहता है उसका आकार, तो आंसर क्या हो जाएगा? LCD मॉनिटर का आकार जो है वो फ्लैट रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खाली स्थान एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को प्रभावित करता है। तो देखिए एग्जीक्यूटेबल को तो कौन करता है जी? आपका, तो उसको जो भी करे, ठीक है, और एग्जीक्यूटेबल फिर उसके बाद बूट सेक्टर को कौन करता है? उसको भी हमने ऊपर में देखा कौन करता है। उसके बाद जो है इन दोनों को एक साथ में कौन यहाँ पे प्रभावित करता है बोल रहा है, ये क्वेश्चन है इसका। तो आप लोग आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मल्टीपार्टाइट वायरस इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। तो मल्टीपार्टाइट वायरस जो रहता है वो एग्जीक्यूटेबल और बूट सेक्टर दोनों को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न ऑप्टिकल मीडिया ग्रुप में से किसकी मेमोरी स्टोरिंग कैपेसिटी अधिकतम होती है? तो देखिए इसमें जो है हमने आपको जो है अपने कंप्यूटर वाले क्लास में एकदम अच्छे से बताया है कि जो DVD रहता है, ठीक है जी, DVD और जो CD रहता है उसका जो स्टोरिंग कैपेसिटी रहता है वो ब्लू रे से क्या रहता है? बहुत कम रहता है। ठीक है, तो CD का हमने बताया था आपको कि CD का जो रहता है वो कितना रहता है? 700 MB रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो DVD रहता है वो यदि सिंगल लेयर है तो उसका कितना रहेगा? 4.7 GB, और यदि डबल लेयर है तो आपका कितना रहेगा? 8.5 GB। तो यहाँ से यहाँ तक आपका रहता है 4.7 से 8.5 तक। और जो ब्लू रे रहता है ये यदि सिंगल लेयर में है तो सिंगल लेयर में 25 से 30 GB तक ये डाटा स्टोर कर सकता है, GB में है ये। ठीक है, और यदि और इसका जो लेयर को हम लोग बढ़ाते जाएं तो ये कितना और हो जाएगा? ये 25 और 30 है तो 2 लेयर होगा तो ये 50 और 60 हो जाएगा। तो ऐसे करके ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्लू रे जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो दिया गया है इनमें से सबसे अधिकतम मेमोरी कैपेसिटी किसकी है? तो ब्लू रे की है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो आपको बताना है कौन है जी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको जो है ना लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में, यहाँ पे मैंने नहीं दिया है आंसर, आप लोग लास्ट में देख लेंगे। PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डालते हैं ये PDF, तो वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन से क्रम का आम चुनाव है? ठीक है, तो अभी जो है आप लोग जान रहे हैं कि कल से 19 अप्रैल से क्या हुआ है? कल बोलता हूं जी, परसों से 19 अप्रैल से स्टार्ट हो गया पहला चरण। ठीक है, भारत में लोकसभा चुनाव का। तो ये कौन से क्रम का है जी आम चुनाव? तो ये जो है आपका 18वें क्रम का क्या है? आम चुनाव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि आप लोग को जो है लोकसभा चुनाव के बारे में जो है जितना भी जानकारी है वो आपको चाहिए तो हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है। ठीक है, उसको आप लोग हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें हमने संपूर्ण जानकारी लोकसभा चुनाव 2024 के संबंधित वहाँ पे दिया है। तो वहाँ पे आप लोग जाके उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अभी जो है आपका जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है तो इसमें से जो है क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस है। हम लोग यहाँ पे एक ही 2 क्वेश्चन लाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमको 50 ही क्वेश्चन यहाँ पे रखना था। ठीक है ना जी, तो आगे भी लाते रहेंगे। बाकी इस साल के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है लोकसभा वाला क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा उस वीडियो को। चलिए अगला देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ के बजट को विधानसभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए बजट को कौन प्रस्तुत करता है आप लोग यदि जान रहे होंगे तो इसका आंसर भी आपको पता होगा। ठीक है, तो
इसका आंसर क्या होगा आपका ओपी चौधरी जी। ठीक है, तो ओपी चौधरी जी ने क्या किया था 2024 में छत्तीसगढ़ के बजट को विधानसभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि ये जो है अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं। तो जो वित्त मंत्री रहता है वही जो है बजट को क्या करता है, संसद में या फिर विधानसभा में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये हमारे संविधान में दिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में चर्चित मनसा देवी मंदिर किस जिले में है? तो देखिए ये छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा जी? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो जसपुर जिले में जो है ना हाल ही में चर्चित मनसा देवी मंदिर कहाँ है? जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? नए संसद भवन में लोकसभा चैम्बर की थीम क्या है? तो आप लोग जान रहे होंगे कि अभी 2023 में जो है भारत के लिए नया संसद भवन का क्या किया गया है जी? उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो वो बन करके तैयार हो गया है। तो उसमें जो है लोकसभा के लिए अलग चैम्बर है और राज्यसभा के लिए अलग चैम्बर है। तो लोकसभा का चैम्बर जो है उसका थीम किस पर आधारित है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा जी? तो इसका आंसर होगा आपका जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उस पर आधारित है नए संसद भवन में लोकसभा का चैम्बर। ठीक है ना, तो लोकसभा के चैम्बर का जो थीम है वो क्या है जी? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? नए संसद भवन में राज्यसभा चैम्बर की थीम क्या है? तो देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो है संसद भवन में जो है लोकसभा का है जी थीम, और जो है राज्यसभा का जो थीम है वो क्या है आपका? तो राष्ट्रीय जो पुष्प है आपका क्या है? कमल। तो कमल जो है वो क्या है आपका? यहाँ का थीम है, कहाँ का? राज्यसभा के चैम्बर का। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर थे। तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ। तो जब भी चुनाव होता है तो अध्यक्ष के चुने जाने तक और जो यहाँ के क्या रहते हैं जी, जो सदस्य रहते हैं मंत्री, उनको शपथ दिलाने के लिए क्या किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर का चयन किया जाता है। तो अभी वर्तमान में जो अभी सॉरी जी वर्तमान बोलता हूं, जो तत्कालीन जब चुनाव हुआ तो कौन थे प्रोटेम स्पीकर उसको हमको बताना है। तो कौन थे जी छत्तीसगढ़ के प्रोटेम स्पीकर अभी 2024 के लिए बोल रहा हूं? ठीक है, 2023 वाला जी, सॉरी 2023 वाले के लिए मैं बोल रहा हूं इसको। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? रामविचार नेताम जी। तो रामविचार नेताम जी क्या थे? आपके प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्या है आपका क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत है। तो देखिए ये आपका क्या है? करंट का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं या तो जनजाति का भी क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग आंसर देंगे कि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत कितना है अभी? तो एसटी लोगों का जो है यहाँ पे, सॉरी शेड्यूल्ड जो ट्राइब है वही एसटी, तो उनका जो है कितना है जी प्रतिशत? तो अभी उनका जो प्रतिशत है वो है 30.62। तो 30.62 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर? छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात है। तो छत्तीसगढ़ में जो अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है? जनजाति बोला है। तो एसटी लोगों का जो है ये कितना है लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में? तो 1020। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पे यदि एससी लोगों का बोलता तो ये कितना है जी? तो ये आप लोग का कितना है? 994 है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। 994 किसका है? एससी लोगों का। एसटी लोगों का 1020 है। और जो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए कितना है जी? ये तो 969। तो 900 कितना है जी? 900। ये आपको मैं गलती से यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए 969। ये 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं उनका लिंगानुपात है कितना? 969। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1020। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत के पासपोर्ट का स्थान है। तो देखिए इसमें जो है भारत का जो पासपोर्ट का स्थान है वो अभी कितना रहा है इस इंडेक्स के अनुसार? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 85वां रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज का। इसके बाद आप लोग हमको बता सकते हैं कि आपने 50 में से कितना क्वेश्चन सही बनाया है। ठीक है, और यदि आज का टेस्ट सीरीज आपको पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ही शेयर कर दीजिएगा। और क्या करेंगे? अपने हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए, ऐसे ही टेस्ट सीरीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप लोग? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कब विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया जी? तो आपका ये विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है आपका 7 अप्रैल को मनाया गया था। तो अभी जो है 7 अप्रैल, इसी अप्रैल माह में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो आंसर होगा जी। तो पहला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध कोटली प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये रहा छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख लेंगे। 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए, फिर आपको मैं इसका आंसर बताता हूं। तो चलिए अब इसका आंसर आपको मैं बता रहा हूं। इसका आंसर क्या होगा आपका? छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध कोटली जलप्रपात है वो कहां है जी? तो कोरिया जिले में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंद्रावती एवं गोदावरी के संगम पर निम्न में से कौन सा स्थल है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपको, मलाजकंडम, मठनार, भोंगापाल, भद्रकाली। आपके पास 5 सेकंड का समय है, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भद्रकाली। तो इंद्रावती एवं गोदावरी नदी के संगम पर जो है भद्रकाली नामक स्थल स्थित है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, आप लोग आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्कन जैव क्षेत्र। तो जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ जो है दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है जी, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने लिखा है आंसर की अंतिम पेज में दिया गया है। ठीक है, तो जो पीडीएफ है आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है और
इसी पीडीएफ में यदि आप लोग डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट पेज में जो है जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर की आपको व्यापम के फॉर्मेट में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड का गठन कब किया गया? 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, आप लोग आंसर देंगे इसका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2004। तो छत्तीसगढ़ औषधीय पादप बोर्ड का गठन जुलाई 2004 में किया गया था। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, जगदलपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। तो रायगढ़ जिले में जो है सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। आप लोग हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे जिसमें हमने जनजातीय शिल्पकला के बारे में पढ़ा है, उसमें हमने बांस शिल्पकला से संबंधित कुछ तथ्य देखे थे। ठीक है, बांस शिल्पकला। तो हमने इसमें देखा था कि जो बांस शिल्पकला है इसका संकेंद्रण मुख्यतः कहाँ कहाँ है जी छत्तीसगढ़ में? तो सरगुजा जिले में है, रायगढ़ जिले में है, राजनांदगांव जिले में है और बस्तर जिले में है। तो ये जो रायगढ़ जिले में बांस शिल्पकला का संकेंद्रण होने का कारण ही क्या है? वहाँ जो है बांस वाला जो वन है, मतलब जो जंगल है बांस का, यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है जी, बांस शिल्पकला का संकेंद्रण पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन दिया गया है आपके पास, सोमवंश, फणिनाग वंश, कलचुरी वंश एवं पांडु वंश। तो आपको आंसर बताना है, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पांडु वंश। तो छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में जो है आपके पांडु वंश का क्या हो रहा था जी, शासन काल था। ठीक है, शासन चल रहा था इस समय। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पे स्क्रीन में, निम्नलिखित में से राजूलोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, नल वंश, पांडु वंश, सरबपुरी वंश एवं सोमवंश। आपको आंसर देना है इसका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नल वंश। तो जो राजूलोचन मंदिर के निर्माता विलासतुंग जो थे वो कौन से वंश से थे जी? तो वो नल वंश से संबंधित थे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये टेस्ट है। यदि इसको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ना है तो हमारे पिछले वीडियो को आप लोग जाकर के देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया, तो आप लोग वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर, राजूलाल शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र। तो इसका जो सही आंसर है आपको बताना है, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं वो राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। बाकी जो भी शख्स यहाँ पे दिए गए हैं, राजूलाल शर्मा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं बलदेव प्रसाद मिश्र, ये सभी जो हैं राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित हैं। कहाँ के? राजनांदगांव के। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रामायण दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण स्रोत जैसी प्रसिद्ध कृतियों के लेखक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है 4 यहाँ पे, गोपाल चंद्र मिश्र, राजीव लोचन, रेवाराम बाबू, ध्यानचंद्र। आपके पास 5 सेकंड है, आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेवाराम बाबू या फिर बाबू रेवाराम। तो बाबू रेवाराम जो जी थे वो कौन? बाबू रेवाराम जी, उन्होंने रामायण दीपिका, विक्रम विलास एवं ब्राह्मण शोध जैसी प्रसिद्ध कृतियों के ये लेखक हुए, इन्होंने इसको लिखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर में आगमन कब हुआ? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर। पहला है वर्ष 1917, दूसरा है वर्ष 1918, तीसरा है वर्ष 1930, चौथा है वर्ष 1925। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1930। तो वर्ष 1930 में गोपाल कृष्ण गोखले जी का रायपुर में आगमन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में नियुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। ऑप्शन दिया गया आपका, चार्ल्स एडमंड, चार्ल्स इलियट, चार्ल्स मैकरसन, चार्ल्स हावेल। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स इलियट। तो चार्ल्स इलियट जी जो थे वो 1855 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, एनबी खरे के इस्तीफे के बाद कौन मध्य प्रांत एवं बरार के प्रधानमंत्री बने? तो प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो मुख्यमंत्री। ठीक है, तो अभी के जो मुख्यमंत्री वो उस समय प्रधानमंत्री कहलाते थे, तो यहाँ पे इसलिए दोनों दे दिया गया है। तो मुख्यमंत्री कौन बने थे जी मध्य प्रांत के उस समय? तो एनबी खरे। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद में कौन बने उसको पूछा गया है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। तो ये जो है एनबी खरे के इस्तीफे के बाद मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है जी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन दिया गया है कोसल, दंडकारण्य, दक्षिण कोसल, महाकोसल। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कौशल। तो दक्षिण कौशल बोला जाता था किसको? छत्तीसगढ़ को। कब? रामायण काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य सबसे लंबी गुफा स्थित है। 4 ऑप्शन दिया गया है, अर्जुनी, टेरम, बोतलदा, करीभदर। इसका सही आंसर आपको बताना है। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोतलदा। तो बोतलदा जो है छत्तीसगढ़ में पाषाणकालीन साक्ष्य में सबसे लंबी गुफा है। ठीक है, कौन सी? बोतलदा की गुफा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया? ऑप्शन दिया गया है आपका सरबपुरी, पांडु, नल एवं मौखरी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मौखरी। तो मौखरी वंश जो है वो छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में राजवंश नहीं था। ठीक है ना? तो ये राजवंश जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। मौखरी राजवंश, इन्होंने यहाँ पे शासन नहीं किया है प्राचीन काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भोरमदेव मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में होना माना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 14वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी एवं 5वीं शताब्दी। तो आपको आंसर बताना है इसमें। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11वीं शताब्दी। इसका सन यदि पूछता आपको तो क्या होता जी? 1089 ईस्वी, 1089 ईस्वी। और हम लोग जान रहे हैं कि 1000 से लेकर के 1099 तक जो है क्या कहलाता है आपका? 11वीं शताब्दी। तो इसी के बीच में आ रहा है 1089 ईस्वी, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये 11वीं शताब्दी का मंदिर है। कौन सा? भोरमदेव मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश निम्नलिखित में से कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है, जाजल्यदेव प्रथम, मुग्धतुंग, कलिंगराज, रत्नदेव द्वितीय। सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जाजल्यदेव प्रथम। तो सर्वाधिक जो प्रतापी कलचुरी नरेश थे, अब निम्नलिखित दिया है। ठीक है, तो दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है। तो ये जो दिए गए हैं उनमें से सबसे जो प्रतापी कलचुरी नरेश थे वो कौन थे जी? तो वो थे जाजल्यदेव प्रथम जी। तो ये आपको बताना था। ठीक है, ये है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, किसके शासनकाल में स्थानीय प्रशासन पंचकुल नामक संस्था के अधीन था? तो स्थानीय प्रशासन जो है पंचकुल नामक संस्था के अधीन किसके शासनकाल में था? ऑप्शन दिया गया है आपको, कलचुरियों के, मराठों के, अंग्रेजों के, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलचुरियों के। तो कलचुरियों के शासनकाल में स्थानीय प्रशासन जो है पंचकुल नामक संस्था के अधीन था। अब यहाँ पे आया है बात पंचकुल का। तो पंचकुल के बारे में 2 चीज जान लीजिए। इसके जो सदस्य होते थे वो कहलाते थे क्या जी? महत्तर। ठीक है, महत्तर। और इसके जो क्या है जी, इसके जो अध्यक्ष रहते थे, मुखिया, उसको क्या बोलते थे जी? तो महत्तम बोलते थे। तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहां पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? ऑप्शन दिया गया है, रतनपुर, खल्लारी, तुम्माड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खल्लारी। अब खल्लारी में कराया था किसने? देवपाल नामक मोची ने। ठीक है, नारायण मंदिर का स्थापना कराया था इसने। तो कौन था शासक इस समय? तो शासनकाल आपका किसका चल रहा था? तो ये आपको बताना है किसके बारे में? तो ब्रह्मदेव राय। ठीक है, तो ब्रह्मदेव राय जो थे उनके शासनकाल में, जो रायपुर के कलचुरी शासक थे ब्रह्मदेव राय, उनके शासनकाल में जो है देवपाल नामक मोची ने कहा खल्लारी में नारायण मंदिर का स्थापना किया था। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था? 4 ऑप्शन दिया गया है, कलचुरी, सोम, मौर्य, गुप्त। आपका सही आंसर आपको बताना है इसमें यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलचुरी। तो कलचुरी वंश के शासकों ने काव्य एवं तर्कशास्त्र के विद्वान पंडित शशिधर को क्या किया था जी? संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि ये सब जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है करंट अफेयर में, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए श्रमेव जयते ऐप का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन दिया गया है, नवाचार से, शिक्षा एवं कोचिंग से, स्वास्थ्य सुविधा से, कानूनी मदद से। सही आंसर बताना है आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा एवं कोचिंग से। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किया गया श्रमेव जयते ऐप किससे संबंधित है जी? आपका शिक्षा एवं कोचिंग से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस जिले में महिला उद्यमियों के लिए सी हब शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। तो रायपुर में जो है
महिला उद्यमियों के लिए सी हब शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किस तिथि से की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 5 मार्च 2024, 6 मार्च 2024, 7 मार्च 2024 और 8 मार्च 2024। सही आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 मार्च 2024। तो 5 मार्च 2024 से श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी व समीक्षा के लिए किनके नाम पर पोर्टल की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सही आंसर बताना है आपको इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इनके नाम पर जो है महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उनको निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 4 ऑप्शन दिया गया है, 7,000 रुपये वार्षिक, 9,000 रुपये वार्षिक, 8,000 रुपये वार्षिक एवं 10,000 रुपये वार्षिक। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 10,000 रुपये वार्षिक। तो 10,000 रुपये वार्षिक जो है आपको दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से भारत लेवल के क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, इंडिया लेवल के क्वेश्चन पे। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? 4 ऑप्शन है आपका, कर्नाटक, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड। तो सही उत्तर आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा जो है वर्तमान में भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है 4 आपको, गोदावरी, यमुना, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो बहुतों को इसमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र में क्या होगा जी, डाउट रहेगा। तो चलिए आप लोग आंसर बताइए, फिर आपको मैं इसको बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि गंगा जो है ये तो क्या है, इसका लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है और इसका जो ब्रह्मपुत्र का लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, तो मैदान में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है बोल रहा है, उत्तरी मैदान में। तो उत्तरी मैदान में जो है बहने वाली, ठीक है, वो कौन सी, उत्तरी मैदान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उत्तरी मैदान में सबसे लंबी जो है कौन सी है जी, गंगा है। ये जो है ब्रह्मपुत्र, ये इसका कुल लंबाई है 2900, लेकिन भारत में इसकी लंबाई इतनी नहीं है। ठीक है जी, और ये जो आपका जमुना है, जमुना नदी, उसका कितना है जी, 1376 किलोमीटर है। और गोदावरी नदी तो आपकी दक्षिण की नदी है, वो तो उत्तरी मैदान की नदी है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कोप्पल टॉय क्लस्टर भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपके पास, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक में जो है कोप्पल टॉय क्लस्टर, ये क्या है, भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। कहां पे स्थित है ये, कर्नाटक राज्य में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्त है? ये किस्त नहीं होगा, ये किस्म होगा। ठीक है, किस्म होगा ये। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, बैगन, टमाटर, फूलगोभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। तो पूसा रूबी जो है आपका टमाटर का उन्नत किस्म है जी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया आपको, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। ठीक है, यदि आप लोग भारत का मैप बनाने अच्छे से जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग यदि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है भारत, उसका मैप यदि यहाँ पे बनाएंगे तो कुछ ऐसे करके है। ठीक है, ऐसे करके, ऐसा। तो यहाँ पे आपका क्या है, सिक्किम है। ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे आपका क्या है, असम है, ऐसे करके। ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे मेघालय। ठीक है, और इधर आप लोग देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम और ये आपका त्रिपुरा। तो यहाँ पे म्यांमार है, तो म्यांमार से आपका कौन कौन सा लगा है, तो अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, ये आपका नागालैंड हो गया, यहाँ पे मणिपुर हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये तीनों दिया गया है, लेकिन सिक्किम जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ, म्यांमार से नहीं लगा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुप्त काल के दौरान महादंड नायक शब्द खाली स्थान को संदर्भित करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रमुख कमांडर, प्रमुख व्यापारी, मुख्य न्यायाधीश, राजस्व संग्रह के मुख्य प्रभारी। तो सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश। तो गुप्त काल के दौरान महादंड नायक शब्द मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करता था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, वाराणसी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर। तो कुशीनगर आपके यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। यहां पे आपका महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मुगल, मराठा, सिंधिया, राजपूत। सही उत्तर बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मराठा। तो जो अटक से कटक नामक विजयी घोष है वो किससे संबंधित है जी? किससे जुड़ा हुआ है? मराठों से। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बक्सर की लड़ाई के बाद निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? 4 ऑप्शन दिया गया है, कर्नाटक की संधि, अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की संधि, कानपुर की संधि। तो इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद की संधि। अब देखिए, बक्सर का जब लड़ाई होता है तो इस समय 2 संधि होता है। एक तो इलाहाबाद का संधि होता है और एक कहाँ का होता है जी, आपको इसको कमेंट करके बताएंगे। एक इलाहाबाद का होता है और एक कहाँ का होता है, उसको आपको हमको कमेंट करके बताना है। ठीक है। इसको आप लोग पढ़े होंगे भारत के क्या में, इतिहास में। एक किसके साथ होता है जी? मुगल सम्राट के साथ, और एक होता है अवध के सम्राट के साथ। ठीक है। तो 2 संधि होता है, उसको आप लोग को बताना है कमेंट करके। तो इसका आंसर होगा आपका इलाहाबाद की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। सही उत्तर आपको बताना है यहाँ पे। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग जान रहे हैं 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो ये किससे चालू हुआ था जी? किस टॉपिक को लेकर चालू हुआ था ये आंदोलन? तो नमक कानून को तोड़ने से चालू हुआ था। कौन सा जी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये कूट वाला क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। पहला कथन क्या है? 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। दूसरा कथन है, इस अधिवेशन में कांग्रेस को 2 गुटों चरमपंथी एवं नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। तीसरा कथन है, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। तो इसमें जो है आपका पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है। ये वाला आधा तक सही है। 2 गुट जो है चरमपंथी एवं नरमपंथी, ये इनका विलय हो गया था, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये किसने किया था जी? तो मजूमदार जी ने किया गया था। ठीक है। मजूमदार जी ने इसका क्या किया था? मजूमदार जी ने इसका अध्यक्षता किया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है? एसपी सिन्हा ने किया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा कथन गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है आपको? यहाँ पे 1 और 2 सही है, किंतु कथन 3 गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, मीनू मसानी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया जी जो थे ये समाजवादी नेता थे जो जेल से भाग करके भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिए थे। ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसको आपको ध्यान में याद रखना है, याद में करके रखना है कब? 1942 में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? यहां से आपका संविधान का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो ध्यान में देंगे यहां से अच्छे से। तो 4 ऑप्शन दिया गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने से संबंधित। यहाँ पे पहला क्या दिया है? 2/3 बहुमत से कैबिनेट का प्रस्ताव। दूसरा दिया है दोनों सदनों का विकल्प। तीसरा दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर। चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सॉरी मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है जी? तो इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वहां के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया रहती है, ठीक है, उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत के साथ, तो वहां पे आपका क्या किया जाता है जी, राष्ट्रपति जी जो है वो जो मुख्य न्यायाधीश हैं या फिर जो न्यायाधीश हैं उनको क्या कर देते हैं, अपने पद से हटा देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी प्रोसेस चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पर दिया गया है, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है। 4 क्वेश्चन दिया गया है, सॉरी 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति, संयुक्त संसदीय समिति। आंसर बताना है आपको इसका, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकलन समिति। तो प्राकलन समिति जो है भारत की संसद की सबसे बड़ी क्या है जी, समिति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित
अध्यादेश इसके खाली स्थान बाद लागू नहीं रहेगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, 3 महीने, 6 महीने, 6 सप्ताह, 15 दिन। तो इसका आंसर आपको देना है। ये सब जो है रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये आए दिन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 सप्ताह। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि वो क्या कर सकते हैं, अध्यादेश पारित कर सकते हैं। कब कब जी, तो जब आपका कोई भी एक क्या है, आपका जो लोकसभा रहता है या राज्यसभा, तो दोनों सदनों में से कोई भी एक सदन जब उपस्थित नहीं रहती या फिर अपने कार्यावधि में नहीं रहती है, ठीक है, कार्यरत नहीं रहती है, तो क्या करते हैं, आदेश बनाने के लिए अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसका जो है 6 सप्ताह के बाद जो है ये लागू नहीं रहता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष मौज करते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, बराबरी की स्थिति में ही वोट देने का अधिकार, सदन के अन्य सदस्यों की तरह वोट देने के अधिकार का, वोट देने का अधिकार नहीं होता इनको, 2 वोट एक सामान्य स्थिति में और दूसरा बराबरी की स्थिति में। तो आपका इसमें सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बराबरी की स्थिति में ही वोट देने का अधिकार। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष रहते हैं वो सामान्यतः यहाँ पे क्या नहीं करते हैं, कोई भी मामले पे वोट नहीं देते अपना। लेकिन जब लोकसभा में क्या हो जाता है जी, कोई एकाक क्या करते हैं, वहां पे वोटिंग होता है, तो कोई पक्ष में रहता है, कोई विपक्ष में रहता है, ठीक है। मतलब कोई जो है किसी मुद्दे को हाँ बोलते रहता है और कोई ना बोलते रहता है, ठीक है। तो हाँ और ना दोनों यदि 50-50 हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे बराबर हो गया। तो इस बराबरी की स्थिति में जो है लोकसभा अध्यक्ष को क्या करना रहता है, यहाँ पे वोटिंग करना रहता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो अनुच्छेद आपको यहां पे दिया गया है, आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 360 में, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, किसके तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व स्तर पर खाली स्थान पर है। तो ये आपका भारत का क्या हो जाएगा, यहां से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो देखेंगे आप लोग इसमें कि 4 ऑप्शन दिया गया है, चौथे, 5वां, 6वां एवं 7वां। तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व स्तर पर जो है 4थे स्थान पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो है भारत का पहला बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, रूस, जर्मनी, स्पेन, कनाडा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। तो हाल ही में जो है स्पेन की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपका, मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया, भारत। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। तो चीन में जो है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रबोवो सुबियंतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दिन पूछे जाता रहता है कि कहां किसको राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पर, जापान, चीन, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। तो प्रबोवो सुबियंतो को जो है इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो है सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी क्या हो गई है, सूख गई है, ठीक है। तो ये सब आपको याद करते चलना है, ये अभी करंट के क्वेश्चन है, ये सब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे अंतरिक्ष यात्रा हेतु, ठीक है, योगदान के लिए उसके आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, मैकलम आदिसिया, पाउलुरी सुब्बाराव, डेनियल नेस्टर, आरती नारायण। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
पवलूरी सुब्बा राव। तो इनको जो है अंतरिक्ष यात्रा योगदान हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से जी? तो आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बताया था आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। आप लोग बताएंगे लास्ट में अभी कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया, जो 50 क्वेश्चन अभी हमने किया उसमें से। तो क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है यहाँ पर, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में जो है विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन